बीजेपी मतलब देखो जाहिलों की पूरी फौज है, उनके नेता सिर्फ जाहिल है, अब चेक कर लो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन है, सब रेपिस्ट है। रेल को वो बेच दे रहे, सेल को वो बेच दे रहे, बीएसएनएल को बेच दे रहे, एमटीएनएल को बेच दे रहे, एयरपोर्ट्स को बेच दे रहे, तो वो देंगे कहाँ वो नौकरी? उनको ये भी बोलना होगा अपने मैनिफेस्टो में कि अगर आप रेप करने के बाद जय श्री राम बोलोगे आपको अच्छा लगेगा? हिंदू को शोभा देता है ये चीज? करोड़ नौकरी मिला नहीं मिला, बल्कि 75 लाख नौकरी उल्टा चला गया। अब रहा सवाल बंगाल का कि बीजेपी आप देख लो 2014 से लेकर टिल 2021 तक, चाहे आप जी न्यूज़ खोल के देखो, आ रिपब्लिक भारत देखो, या आज तक देखो, या फिर आपका इंडिया टीवी देखो, हर वक्त मोदी रहता, मोदी मोदी मोदी। वाले कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है बंगाल में जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सर सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम इम्तियाज खान है। क्या सोचते हैं जिस तरीके से बीजेपी दावे कर रही है, अभी नेक टू नेक लड़ाई हो रही है बीजेपी और टीएमसी में, क्या सोचते हैं आप? पहले तो मैं आपका बात का जवाब दे दूं, नेक टू नेक कोई फाइट नहीं है। बीजेपी कहीं बंगाल में था और ना बीजेपी कहीं बंगाल में है, तो आप नेक टू नेक वर्ड जो है, ये वर्ड को आप पहले डिलीट कर दें, नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी दावा कर रही है 200 सीट का, बीजेपी तो बहुत चीज़ के लिए दावा करती है। और रहा सवाल बंगाल इलेक्शन में कि 200 सीट लेंगे, 200 पहले कैंडिडेट तो वो ले आए, 200 कैंडिडेट उनके पास नहीं है। अगर आपने उनका मैनिफेस्टो में भी देखा होगा, और जब उन्होंने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया और कैंडिडेट लिस्ट भी जब निकाला, तो 2 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए ये बात कि बेलगछिया कॉन्स्टिट्यूशन से एक कैंडिडेट जिसकी वाइफ ऑलरेडी टीएमसी की कैंडिडेट है, उनके हस्बैंड को मालूम भी नहीं है कि वो बीजेपी के कैंडिडेट है, उनको बिना मतलब का बीजेपी उनको अनाउंस कर दिया कि वो कैंडिडेट है, और वो नेक्स्ट डे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मैं बीजेपी का कुछ भी नहीं हूं और बीजेपी जबरदस्ती मुझे टिकट। तो आप यहां पे अंदाज लगा ले कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है बंगाल में जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, यहां तक उनको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। ये हो गया बेलगछिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको बोलते हैं चौरंगी कॉन्स्टिट्यूशन। चौरंगी कॉन्स्टिट्यूशन में एक लेडी का नाम उन्होंने अनाउंस किया, जो लेडी के हस्बैंड किसी दूसरे पार्टी के प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उनकी वाइफ का नाम अनाउंस कर दिया कि वो चौरंगी कॉन्स्टिट्यूशन से बीजेपी से लड़ लिए। सेकंड मोमेंट में उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया, ये वीडियो पूरे देश ने देखा, आपने भी देखा होगा, वायरल बहुत हुआ है। वो वीडियो में उन्होंने ये बोला कि बीजेपी कोई भी पार्टी में मैं इंटरेस्टेड हूं, बट अदर देन बीजेपी। अगर कोई और पार्टी होता तो मैं शायद सोचती, लेकिन बीजेपी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो यहां से आप अंदाज लगा ले कि कैंडिडेट्स बीजेपी के सपोर्ट में लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो 200 तो सीट्स जीतना दूर की बात है, 200 कैंडिडेट्स पहले वो खड़ा कर ले। वो सोनार बांग्ला की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि 2 लाख नौकरियां हम आने के बाद दे देंगे। क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? देखिए, ये तो जुमलेबाजी की सरकार है और पूरा हिंदुस्तान 2014 से देख रहा है। पहले जब वो सत्ता पे आए थे तो उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या 2 करोड़ नौकरी मिला? नहीं मिला, बल्कि 75 लाख नौकरी उल्टा चला गया। अब रहा सवाल बंगाल का कि 2 लाख नौकरी देंगे, 2 लाख नौकरी कहाँ से देंगे? वो उनको ये भी बताना हो कि वो नौकरी देंगे कहाँ से। जो सब कंपनीज गवर्नमेंट्स की कंपनी है, वो सब कंपनीज को तो वो बेचे चले जा रहे। रेल को वो बेच दे रहे, सेल को वो बेच दे रहे, बीएसएनएल को बेच दे रहे, एमटीएनएल को बेच दे रहे, एयरपोर्ट्स को बेच दे रहे, तो वो देंगे कहाँ वो नौकरी? उनको ये भी बोलना होगा अपने मैनिफेस्टो में कि वो नौकरी देंगे कहाँ। उनके पास एक्चुअली धर्म की राजनीति करने के अलावा कोई भी मुद्दा है नहीं बंगाल के लिए। और रहा सवाल बंगाल में आ ही क्यों रहे, उनको कोई इनवाइट नहीं कर रहा है। बंगाल उनके बगैर खुश था और उनके बगैर खुश है, और आगे भी बंगाल उनके बगैर खुश रहेगा। बंगाल में बीजेपी को चाहने वाला कोई नहीं है, ये अमित शाह जी को भी पता है और मोदी जी को भी पता है। इसीलिए वो एक चीज हमेशा कहते हैं कि मैं करप्शन फ्री बंगाल बनाऊंगा। भैया, कहां से आप करप्शन फ्री बंगाल बनाएंगे? आपके हिसाब से जो करप्टेड नेता थे, आपके हिसाब से वो सब करप्टेड नेता को तो हॉर्स ट्रेडिंग करके आपने अपने टीम में लाया। आपके पास अपना प्रचारक भी कोई नहीं है, कोई कैंडिडेट भी नहीं है। यहां तक अभी कल इलेक्शन स्टार्ट, मतलब आज से इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, फेस 1 इलेक्शन आज से स्टार्ट हो जाएगा। आज तक उनका सीएम फेस नहीं, आप किनको बनाएंगे सीएम? ऐसा यूपी में भी हुआ था कि सीएम फेस नहीं था, लेकिन मोदी जी के चेहरे पे कहीं ना कहीं उन्होंने सत्ता हासिल कर ली थी। यहाँ पे भी तो ऐसा हो सकता है अगर मोदी जी का चेहरा। भैया, ये यूपी नहीं है भैया, ये बंगाल है।
बंगाल का जो वोटर्स है वो एडुकेटेड है, इनको धर्म की राजनीति नहीं, बंगाल का जो वोटर्स है उनको राजनीति उन्नयन के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, जीडीपी के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रोड्स के ऊपर दीदी ने काम किया है। कन्याश्री, रूपाश्री, आपका जाकर के 5 रुपए में खाना खिला रही हैं। यहां तक अगर कोई आदमी मर जाता है तो उनके श्राद्ध के लिए भी 2000 रुपए दीदी दे रही हैं। इससे बड़ा चीज क्या कर सकता है कोई सीएम अपने स्टेट में। मैं आपके पास आऊँगा, फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी तक धर्म की राजनीति होती थी, लेकिन बंगाल में जय श्री राम के नारे को लेके भी लगातार बवाल हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि दीदी जो है वो जय श्री राम बोलने से डरती हैं, क्या कहेंगे आप उसको? सबसे पहली बात बता दूं आपको एक चीज़ कि जय श्री राम का जो नारा है ये 2014 से मतलब लागू हुआ। जय श्री राम बोला जाता है एक्चुअल में। मैं एक मुस्लिम लड़का हूँ और मेरे बहुत सारे लोग दोस्त जो हमारे हिंदू हैं, पंजाबी हैं, सिख भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो धर्म की जो राजनीति कर रही है ना बीजेपी, आप देख लो 2014 से लेकर टिल 2021 तक, चाहे आप जी न्यूज़ खोल के देखो, आर रिपब्लिक भारत देखो या आज तक देखो या फिर आपका इंडिया टीवी देखो, हर वक्त मोदी रहता है, मोदी मोदी मोदी, बस ये और कुछ नहीं है। ये लोग जो अपना सिस्टम बना के रखा है ना, जिस तरीके से जय श्री राम बोलकर लोगों में मतलब धार्मिक चीज़ों को उलझा कर, अरे भैया बनना है तो अच्छा मुस्लिम बनो, अच्छा हिंदू बनो, अच्छा सिख बनो, अच्छा ईसाई बनो, और बात अगर हो देश की तो सिर्फ डेवलपमेंट में बात हो, ये आलतू फालतू चीज़ों पे बात नहीं हो। और मोदी जी आकर ऐसा मतलब लोगों में गुमराह कर दे रहे कि मेरा कौम बहुत अच्छा हो जा रहा है, मेरा धर्म बहुत अच्छा हो जा रहा है। अगर आप रेप करने के बाद जय श्री राम बोलोगे आपको अच्छा लगेगा? हिंदू को शोभा देता है ये चीज़? कभी नहीं। हमारे दोस्त भी हिंदू है ना, बहुत फ़ख्र से बोलते हैं हिंदू है, और हम लोग खुद उनकी इज्जत करते हैं। होली पे बहुत सारे फेस्टिवल में हम लोग आते हैं, जाते हैं, एक साथ मनाते हैं। ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिलता। मतलब जब से 2014 से मोदी आया तो मतलब हिंदू खतरे में था, इससे पहले तो खतरे में कभी था ही नहीं। तो ये जो बात है सरासर गलत है। अगर बोलना है तो जय श्री राम बोलो। सीता तो पहले आती है, राम से पहले तो सीता नहीं आती। जय श्री राम का मतलब क्या हुआ? मतलब ये उलझाना, धार्मिक चीज़ों को पॉलिटिक्स करना, ये जो है ना बीजेपी, मतलब देखो जाहिलों की पूरी फौज है, उनके नेता सिर्फ जाहिल है। अब चेक कर लो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन है, सब रेपिस्ट है, ज़्यादातर रेपिस्ट है, ज़्यादातर स्कैमर लोग हैं, बहुत ज़्यादा स्कैम करने वाले लोग हैं। उनको खुद नहीं पता कि हम इंटरव्यू क्या दे रहे हैं, और मोदी को तो खुद नहीं पता हम बोल क्या रहे हैं। सबसे पहला बात, हमें इस बात का अफसोस है, और इतना अफसोस है कि उनको लोग किस तरह से वोट देकर जिता कर उनको एक पीएम बनवाया। देश का पीएम बनना, आप सोचो बनना कितनी बड़ी बात है। मतलब आज मतलब समझ लो लोगों को मतलब डूब के मर जाना चाहिए। कोई ना कोई काबिलियत तो होगी, क्योंकि लगातार 2 बार जीतना और दूसरी बार इतनी बहुमत से जीतना कि 1947 के बाद भी ऐसा कोई पार्टी नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ आपको। ये बंगाल है, ठीक है, और बंगाल की जो राजनीति है ना बहुत उम्दा राजनीति, ऑल ओवर स्टेट से, ऑल ओवर इंडिया से। यहाँ पे अगर आप चीज़ चेक कर लो, अगर आप एक मतलब आप समझ लो एक एंकर हो थोड़ा देर के लिए, अगर आपको अगर प्रॉब्लम होगा ना तो लोग आपके साथ देंगे, आपको पूछेंगे ना आपका जात क्या है, ठीक है ना। यही चीज़ आप यूपी में चले जाओ, यही चीज़ अदर स्टेट में चले जाओ, वो मारते हैं। यहाँ तक कि जो उनके खिलाफ में बात करते हैं उन एंकर को भी मारते हैं। तो यहाँ से अंदाजा लगाओ, आपने घूमा होगा कभी भी, आपको यहाँ पे अनसेफ फील हुआ? बंगाल में अनसेफ फील नहीं हुआ ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि लोगों में इस तरीके का